यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ शब्दों से मत पढ़िए, पहचान से पढ़िए, उसको पहचानिए आप। जब आप जानेंगे ना कि ये है क्या, तो प्लेनेट आपसे रूबरू हो जाएंगे। और पूरा खेल रूबरू होने का है। ज्योतिष में प्रिडिक्शन कभी भी शब्दों से, सूत्रों से नहीं आता। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए व्यक्तियों के, लोगों के। क्यों? क्योंकि ग्रह भी व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ग्रहों को समझना है तो व्यक्तियों को समझना शुरू करो। कोई तो हम में और उनमें कोई ना कोई तो सिमिलैरिटी होगी ना, तभी तो हम कहते हैं ना ये आदमी सिंह राशि का है। इतनी बड़ी राशि है आसमान में, और हम उसकी मुहर लगा देते हैं एक व्यक्ति पर। एक आदमी को हम उसकी पहचान बताते हैं कि तुम्हारी पहचान उस राशि से मिलती है। क्या कारण है? कारण यह है कि उसमें कोई तत्व है जो हमारे भीतर तत्व से मैच कर जाता है। तो पंच तत्व, एनर्जी, सारी चीजें नेचुरल वे में जो चीजें जो दिखाई देती है, जो बताई गई है, वो सब चीजें ही यूज करेंगे हम, और हमें पता चले। तो आज से होमवर्क आपका ये है कि जाइए छत पर और ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा। यानी कि खाली काले ब्लैंक आसमान में आपको डिवाइडेशन बनाने हैं, अपने इमेजिनरी डिवाइडेशन। तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से चीजें घूम रही है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक टाइम के बाद है ना, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कोई जीवंत चीज पृथ्वी के आसपास घूम रही है। जब आप छत पे जाएंगे ना, आपको फील होगा अपना काम करते हुए भी कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। इस पृथ्वी के साथ और भी कई बड़े बड़े पिंड हैं जो घूम रहे हैं, और उसका एहसास आपको होने लगेगा अगर आप एनफ उस पर मेडिटेट करते हैं तो। और फिर जब आप चार्ट को देखेंगे ना, तो आप चार्ट को सूत्रों के ढंग से नहीं देखेंगे कि ये प्लेनेट इस घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। एक स्थिति आ जाएगी जब आप प्लेनेट से बात करने लगेंगे, चार्ट सेंस होने लगेगा आप। जो मैं हमेशा करता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ ना, मैं जब भी किसी का चार्ट देखता हूँ कभी मैं डिटेल पहले से नहीं लेता, मेरा नियम ही नहीं। मैं बिल्कुल उसी वक्त डिटेल लेता हूँ जब उससे बात करनी हो। और डिटेल लेते ही जैसे ही चार्ट बनाता हूँ, चार्ट सेंस होने लगता है। जैसे व्यक्ति से बात होती है ना, वैसे प्लेनेट से बात कर सकते हैं। तो जब आप सेंस करने लगते हैं तो प्लेनेट खुद बताने लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन उस सेंस करने की यात्रा में आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी ना। आपको पहचानना पड़ेगा कि प्लेनेट है कहाँ। जब आप उससे रोज रूबरू होंगे, आप रोज 10 मिनट अपनी छत पर बिता रहे हैं, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली जब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। फिर आपको जल्दी डिलीवरी आएगी प्रिडिक्शन। ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, तो मैं पिछली बार आप लोगों से बात कर रहा था कि ज्योतिष के भीतर जो विज्ञान है, वो विज्ञान है चीजों के हमारे ऊपर इफेक्ट का। जब हमारे ऋषियों ने देखा कि हर चीज ऊर्जा से बनाई गई है, हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है, और ऊर्जा एक दूसरे को इफेक्ट करती है, तो उन्होंने पता लगाना शुरू किया, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आसमान में बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े पिंड हैं जो कि मूवमेंट में है, और उनसे ऊर्जा हम तक पहुंच रही है, जिसका हम पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मूवमेंट में नहीं है, जैसे हम बात करते हैं नक्षत्रों की। लेकिन हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि नक्षत्र में मूवमेंट नहीं है, तारों में मूवमेंट है, लेकिन वो इतने बड़े लंबे अंतराल के बाद छोटी सी मूवमेंट होती है कि मनुष्य के जीवन को उसका पता नहीं चलता। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। लेकिन ग्रहों की मूवमेंट से उनको पता चला कि जब वहां वेरिएशंस आते हैं, तो जो जीवन घटित हो रहा है पृथ्वी पर, उस पर भी वेरिएशंस आते हैं। यहाँ पर एक सवाल उठाया जा सकता है कि ये सारे वेरिएशन सिर्फ पृथ्वी पर ही आते हैं या किसी और ग्रहों पर भी आते हैं। ये नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन ये सवाल मुझे किसी ने नहीं पूछा। फिर भी मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर एक व्यक्ति पृथ्वी पर है, तो भी उस पर बाकी सभी ग्रहों और आकाश में मौजूद हर प्रकार के ऊर्जा पिंडों का असर होता है। अगर जीवन कहीं और किसी और ग्रह पर होगा इस सौर मंडल पे, तो भी उस पर असर होगा।
फर्क बस इतना है कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों में पृथ्वी कहीं भी नहीं। पृथ्वी इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी इफेक्टेड प्लेनेट माना जाता है। पृथ्वी वो है जो ऑब्जर्व कर रहा है ऊर्जा को, इसीलिए पृथ्वी का वहां पर कोई इंडिकेशन दिया हुआ नहीं। पृथ्वी गिवर नहीं है, पृथ्वी रिसीवर है। और हम जो चार्ट देखते हैं वहां पर वही प्लेनेट और नक्षत्र दिखाए जाते हैं जो गिवर है, जो देने वाले। अब सपोज कीजिए कि कहीं किसी और ग्रह, सपोज कीजिए कि बृहस्पति पर एक जीवन अचानक से बन जाता है, तो वहां जब कुंडली बनाई जाएगी तो वहां तो में वहां वहां की कुंडली में बृहस्पति नहीं है, वहां की कुंडली में पृथ्वी आ जाए। फिर पृथ्वी से जो जो इफेक्ट्स वहां पहुंचेंगे वहां के जीवन पर, वो देखे जाएंगे। कहने की बात यह है कि नक्षत्र की जब हम बात करते हैं, तारों की जब हम बात करते हैं, तो वहां उनकी अपनी लाइट्स हैं, जिस लाइट्स के द्वारा उनकी ऊर्जा हम तक पहुंच जाती है। और उस रास्ते में जो भी चीजें पड़ेगी ना, उन सारी चीजों का इफेक्ट, उन सारी चीजों का फ्लेवर, वो ऊर्जा लेते हुए हम तक पहुंचती है। ऐसा समझिए कि मैं एक टॉर्च लेकर खड़ा हूं, और मैं यहाँ से एक टॉर्च किसी व्यक्ति पर लाइट करता हूँ, तो उस टॉर्च की रोशनी सफेद है। वैसी स्थिति में वो सफेद रोशनी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। अब सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जो बीच में खड़ा है और एक रेड कलर का शीशा बीच में डाल देता है। अब उस शीशे के पार जो रोशनी जाएगी, उस रोशनी में लाल रंग का इफेक्ट आ जाएगा, उसके पहले सफेद रंग। अब उसके आगे एक व्यक्ति और खड़ा है जो किसी और रंग का शीशा लेके खड़ा है, अब वो भी उसमें उस रास्ते में वो शीशा लगाता है। सपोज कीजिए हरे रंग का शीशा है, तो उसके बाद जो कलर जाएगा लाइट का, वो कलर चेंज हो जाएगा। रेड और ग्रीन का इफेक्ट सफेद के साथ मिलकर दिखने लगेगा। इसी प्रकार से जब सोर्स से जब एनर्जी आ रही होती है, तो रास्ते में जितनी भी चीजें पड़ती है, उन चीजों का सारा इफेक्ट लेते हुए वो व्यक्ति तक पहुंचती है, और उसके फ्लेवर के मिलने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं। क्योंकि अब अगर हम माने कि एक तारा, जिसे हम मानते हैं कि कोई नक्षत्र है, नक्षत्र तारों का समूह होता है, वहां से अगर लाइट यहाँ पहुंच रही है, तो पहली तो बात, उसको पहुंचने में लंबा समय लगता है, क्योंकि वो प्रकाश वर्ष की दूरियों पर होता है ना। 1 साल लाइट ईयर्स की दूरियां उसमें नापी जाती है। अब वहां से जो लाइट पड़ रही है, उसके बाद उसी रास्ते में कहीं कोई ग्रह आ रहा है, कहीं कोई और ऊर्जा आ रही है, तो वो सारे फ्लेवर मैच करके, मिक्स करके फिर मिलते हैं। इसीलिए हम कुंडलियों में जब भी कुंडली को देखते हैं, सिर्फ एक ग्रह से, प्लेनेट को लेकर के या ग्रह को लेकर के हम, या नक्षत्र को लेकर के कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करते। और अगर हम करते हैं, और अगर आप बहुत अनुभवी नहीं हैं, तो आप वहां पर प्रॉब्लम में पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक ग्रह से प्रिडिक्शन मत करो, क्योंकि एक ग्रह के अलावा 8 और ग्रह हैं, क्या वो सो रहे हैं? जनरली ऐसा ही कहा जाता है, क्या वो 8 ग्रह सो रहे हैं? नहीं, वो सबके सब जागे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अनुभव है, तो आप एक प्लेनेट से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बिना प्लेनेट के भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताई। तो आसमान में हम हैं, 360 डिग्री हमारे चारों तरफ स्पेस है। जब आप आसमान में नजरें घुमाते हैं, तो आपके चारों तरफ एक स्पेस होता है। आपको हाफ दिखाई देता है जहां पर आसमान है, क्योंकि हाफ में आप पृथ्वी को ले आते हैं, लेकिन एक्चुअली 360 डिग्री होता है। उस 360 डिग्री में जो भी है वो सब हम पे असर करता है। ये मोटी बात है। हालांकि असर तो उस 360 डिग्री के अलावा आपके घर में जो है वो भी कर रहा है, तभी तो हम वास्तु के विज्ञान को पढ़ते हैं। तभी हम वास्तु करते हैं, क्योंकि घर में पड़ी चीजें भी आपको असर करती हैं। आसमान में जब आप अपनी तरफ से उस तरफ जाएंगे, आगे, मतलब पृथ्वी से आसमान की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले जो आपको चीजें मिलती है वो है प्लैनेट्स। सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं वो, उसके पीछे राशियां और नक्षत्र। ये मोटी चीजें हैं। अब सवाल ये उठता है
हमें समझना ये है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल्स दे करके थोड़ा सा भूमिका बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरो से कैसे स्टार्ट करें। आप अपनी छत पर जाते हैं और आप आसमान में देखते हैं कि इतने तारे हैं, इतने पिंड हैं जो कि गिने नहीं जा सकते। और जब मैंने कहा कि उस सब जगहों से ऊर्जा आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि एक व्यक्ति सवाल पूछ सकता है, तो क्या इतनी ऊर्जाएं हम तक आ रही है? हाँ, आ रही है। लेकिन ऑब्जर्व जब किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो बड़े ग्रह हैं, जो हमारे बहुत नजदीक हैं, तारों की अगर हम बात ना करें तो ग्रहों की बात करें, तो वो हमारे बहुत नजदीक हैं और उनकी ऊर्जा मोटे तौर पर हम पर पहुंचती है। नॉर्मली बात कीजिए, बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल समझिए कि अगर मैं एक टॉर्च लेकर के खड़ा हूं, तो उस टॉर्च के नजदीक जितना व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति, लाइट का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, लाइट का प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि हमारे आसपास जो ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा प्रभाव हमें दे रहे हैं, लेकिन चूंकि उसके पीछे और भी पिंड हैं, तो उनके प्रभाव के साथ ये सारे प्रभाव मिलकर हम तक पहुंच रहे हैं। ऑब्जर्व ये किया गया है कि आसमान में हमारे पास एक रास्ता बना हुआ है, एक ट्रैक बना हुआ है, और उसी ट्रैक पर 9 के 9 ग्रह मूवमेंट में हैं। उसी ट्रैक पर 360 डिग्री के सारे स्थान में ट्रैक नहीं बना हुआ। आप देखिए कि सूर्य हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस से निकलता है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके इंड हो जाता है, मतलब अस्त हो जाता है। और जब आप छत छत पर जाकर के ऑब्जर्व करेंगे, तो हमने ये देखा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन, यानी कि साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ सूर्य मूवमेंट में आता है। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक्चुअली पृथ्वी की मूवमेंट के कारण आती है। पृथ्वी जब झुकती है, तो ये साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ होता है सूर्य। और इसी के साथ बाकी प्लेनेट जो आसमान में घूम रहे हैं, वो सब के सब इस प्रकार से गति करते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली अगर हम 360 डिग्री गोल मानते हैं, तो 180 डिग्री को हम आधा माने, तो 180 डिग्री से हमारे पास नहीं आ हो रहा है, वो सारा ट्रैक नहीं है। जो ग्रह हैं वो ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं आसमान, उनका एक रास्ता है, उसी पर्टिकुलर रास्ते पर वो मूवमेंट में है। तो ऐसा समझिए कि एक ट्रैक बना हुआ है और उसी ट्रैक पर पृथ्वी के चारों तरफ वो ट्रैक है, जिसको हम बोलते हैं जोडिएक बेल्ट। एक इमेजिनरी बेल्ट आप सोच सकते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घुमाई गई। उसी जोडिएक बेल्ट में सारे ग्रहों की मूवमेंट, और उसी जोडिएक बेल्ट में राशियों को बनाया गया, यानी कि वो जब 360 डिग्री बेल्ट बनेगा ना, उसको 12 भागों में बांटा गया और उसको हमने 12 राशियों का नाम दिया। तो पहले तो आते हैं ग्रह, फिर आ गई राशियां, फिर उसके पीछे आप मान लीजिए नक्षत्र। इन सभी की अपनी एनर्जी है। क्यों 12 भागों में बांटा गया? क्योंकि वहां देखा गया कि 12 प्रकार की एनर्जी है, और इन 12 भागों में कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र को पीछे से उसके बैकग्राउंड में डाला गया है। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो दो दो राशियों में आते हैं। वो सब हम देखेंगे अभी जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा। तो ये देखा गया कि वो जो ट्रैक है, उस ट्रैक में थोड़ी दूर रास्ता बदलने के बाद एनर्जी बदल जाती है। जो हम बात करते हैं ना, मेष राशि से मीन राशि तक, वो जोडिएक बेल्ट की डिफरेंट एनर्जी है। उसके बाद उन्होंने उसे फर्दर और विभागों में भी बांटा है, लेकिन वो अभी थोड़ा एडवांस है, तो हम 12 भागों की बात करते हुए आगे बढ़े। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है, जो बिल्कुल जीरो से है? जी सर। ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि एक प्लेनेट किसी पर्टिकुलर राशि में है? हम कहते हैं ना, अभी सूर्य फलानी राशि में गोचर करता है, हम कहते हैं ये ग्रह इस राशि से राशि परिवर्तन होगा, तो आप अचानक से देखने लगते हैं यूट्यूब पर ढेरों ढेरों वीडियो आने लगती है, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का राशि परिवर्तन। ये मूवमेंट में जब उसी जोडिएक बेल्ट में आगे बढ़ती है चीजें, तो राशियां बदल जाती है। इसको ऐसे समझना है। और इन्हीं सारी राशियों में फ्लेवर आता है, प्लैनेट्स का फ्लेवर आता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। ऐसा सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को ट्रेन पर चढ़ाया गया जम्मू कश्मीर, यानी कि भारत के उत्तरी हिस्से से, नॉर्थ हिस्से से, और उसको साउथ की ट्रेन पकड़ा दी गई। अब वो कन्याकुमारी तक जाएगा, और इस रास्ते में वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनों तक होते हुए जाएगा, मतलब
प्लेटफॉर्म आएंगे ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म आएंगे और ट्रेन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। वहां पर जब वो रुकेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, उतरेगा। और जैसे ही वो स्टेशन पे 2 मिनट के लिए उतरता है तो वो देखता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा चेंज है। पीछे जो ट्रेन रुकी थी वहां के एनवायरनमेंट से यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा चेंज है। लोग बदल गए हैं, भाषाएं बदल गई है, कपड़े पहनने का ढंग बदल गया है, रंग बदल गया है, कहीं पर धूप थी कहीं पर बारिश है। तो अब समझना ये है कि इन्वायरमेंट के बदलने से वो जो व्यक्ति यात्रा कर रहा था उसके मन का इन्वायरमेंट भी बदल जाता है। कहीं पर उसको बहुत गर्मी लगेगी तो हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कहीं हो सकता है ठंड लगे तो वो ओढ़ ले, कहीं हो सकता है उसको नींद आने लगे, कहीं पर बहुत बोरियत फील हो। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहाँ की भाषा उसे समझ ना आए, कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहाँ की भाषा के लिए वो बहुत फैमिलियर हो। जहाँ समझ नहीं आएगी वहां के लिए वो मूर्ख हो गया कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं कोई रिप्लाई नहीं दूँ। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि व्यक्ति पर इफेक्ट होता है जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म आगे उसके सामने आते चले जाते हैं उस व्यक्ति पर इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही ग्रहों के साथ होता है। जिस जोडिएक बेल्ट में ग्रह की मूवमेंट हो रही है, अलग अलग राशियां, 12 राशियां जिसे मैं कहता हूं, वो 12 प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझ लीजिए। या 12 अलग अलग राज्य हैं। जैसे हम अलग अलग राज्य और स्टेट से मूवमेंट करेंगे भारत में, वैसे ही समझ लीजिए कि अलग अलग स्टेट और राज्य बनाए गए हैं 12। अब हर जगह की एनर्जी अलग है, हर जगह की भाषा, वहां पर तो बोलने वाले कोई नहीं है ना, तो हम यही कहेंगे कि वहां पर एनर्जी अलग, वहां का एनवायरनमेंट अलग है। मेष राशि का अलग एनवायरनमेंट, फिर जब हम 30 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो टॉरस का यानी कि वृषभ राशि का अलग एनवायरनमेंट, इस तरीके से 12 एनवायरनमेंट। और अगर ग्रह जब वहां पर गति करता है, वहां पर जब ग्रह घूमता है, तो उस एनवायरनमेंट का असर उस पर होता है और वहां की एनर्जी को वो एब्जॉर्व कर लेता है, फिर वो आपको वो एनर्जी दे देता है। आप एक व्यक्ति को जो यूपी में रहता है, या मान लीजिए असम में रहता है, या किसी और स्थान पे रहता है जहाँ की भाषा थोड़ी डिफरेंट है, उसको आप दिल्ली भेज दीजिए। वो 1 महीने दिल्ली में रहेगा, दिल्ली की भाषा जैसे दिल्ली के लोग बोलते हैं वैसे वो बात करने लगेगा। आपने ऐसा फील किया हो? दिल्ली के एक व्यक्ति को असम में भेज दीजिए, उसके बोलने का जो ढंग है वो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वहां के एनवायरनमेंट में, वहां की संगत में वो आ रहा है और अब उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही ग्रहों के साथ होता है। हमें क्या जरूरत है ये देखने की कि ग्रह ने ये राशि परिवर्तन कर लिया तो अब क्या इफेक्ट होगा। कारण बस इतना है कि वहां पर इन्वायरमेंट बदल गया, अब ग्रह अलग इन्वायरमेंट में है तो वहां से कैसा रिजल्ट देगा ये हमें जानना। अब कौन सी राशि के कैसे इन्वायरमेंट होते हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ग्रह किस प्रकार से इन्वायरमेंट चेंज करके चीजों को डिलीवर करता है वो भी हम पढ़ेंगे। अब सवाल ये है कि कोई पूछ सकता है कि सर वो जोडिएक बेल्ट है उसको कैसे पहचाना जाए। आप उस जोडिएक बेल्ट को बिल्कुल अपनी आंखों से पहचान सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना होगा। रोज आपको अपनी छत पर जाना होगा, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में नजर मारिए और पूर्व दिशा में जिस जगह से सूर्य उग रहा है उस जगह को देख लीजिए। वहां पर कोई बिल्डिंग होगी, वहां पर कोई पेड़ पौधा होगा, कुछ होगा तो आपको दिखाई देगा, आप आसमान में पॉइंट आउट कर सकते हैं। और फिर आप एक बार दोपहर के समय जाइए, एक बार फिर आप शाम के समय जाइए, और जब आप देखेंगे कि सूर्य जब अस्त होता है तो वहां पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी कि आपके घर से वो या तो सीधे पड़ता है या फिर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, जिधर भी पड़ता है, या फिर अगर आपका पूर्व का मुंह नहीं है घर का तो आपको पूर्व की तरफ मुंह करना होगा, क्योंकि पूर्व से उदय हो रहा है। और आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर रास्ता है जहां से सिर्फ सूर्य ही नहीं, रात को भी जाइए चंद्रमा भी उसी रास्ते से गति करता है। उसके अलावा छोटे छोटे ग्रह जैसे सूर्य, सॉरी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल, इन सबको बिना किसी चीज के आंखों से देखा जा सकता है। आप आराम से देख सकते हैं। जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप बता सकते हैं आसमान में कि ये ग्रह फिलहाल बृहस्पति है। इसके लिए आपको चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना पड़ेगा, वो मैं समझा दूं।
आपको पता होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति का जब जन्म हो रहा है शाम के समय तो सूर्य कौन से हाउस में मिलेगा, अगर दोपहर के समय तो सूर्य कौन से हाउस में मिलेगा, अगर रात के समय का जन्म है तो सूर्य कौन से हाउस में मिलेगा। ये सब आपको पता चल जाएगा जब आप ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने बात की 360 डिग्री की पहले, उसको हमने 180 यानी कि 180 डिग्री में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें आधा आसमान दिखाई देता, अब आधा दिख रहा है। लेकिन 180 डिग्री में रास्ता जब बनेगा तो हम जो जोडियक बेल्ट देखेंगे वो सिर्फ 18 डिग्री में होती है, 18 डिग्री। उसी 18 डिग्री में प्लेनेट वर्टिकली मूवमेंट में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लेनेट की मूवमेंट रोज वर्टिकली हो रही है। फिर जब आप थोड़ा एडवांस जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ वर्टिकली नहीं, वो मूवमेंट हॉरिजेंटली भी होती है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जब ग्रहण बताया गया और आप चार्ट बना लें, सूर्य ग्रहण बताया गया और आप चार्ट बना लें, तो आपको राहु और सूर्य दोनों एक भाव में दिखाई देंगे, कुंडली बना लें अगर। लेकिन ये राहु और सूर्य दूसरे किसी समय भी एक भाव में दिख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको सूर्य ग्रहण है ऐसा नहीं बताया जाता। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है, वो दो पर्टिकुलर पॉइंट हॉरिजेंटली अलग अलग हो गए। वर्टिकली तो घूम ही रहे हैं, वर्टिकली घूमते हुए वो एक राशि में एक पॉइंट पर आ रहे हैं, लेकिन हॉरिजेंटली वो अलग अलग है। इसीलिए वहां पर सूर्य और राहु होते हुए भी आसमान में ग्रहण नहीं दिखता। तो ये थोड़ी एडवांस बात है, इसमें हम बाद में जाएंगे। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कुछ चीजें, कुछ पीपीटी, कुछ स्लाइड्स, फिर आपको और क्लियर हो जाए। तो राशियों के बाद जब हम और पीछे जाते हैं तो वहां हमें नक्षत्र दिखते हैं। नक्षत्र कुछ तारों के समूह को कहते हैं, वहां अलग अलग सारी चीजें दिखती है। तो अगर हम पहली राशि की बात करें तो पहली राशि कौन सी है? सबको पता है, मुझे लगता है मेष, सबको पता है कि मेष राशि पहली राशि। और मेष का जो चिन्ह होता है वो होता है बकरे के समान, मेड़ जिसे हम कहते हैं। अब ऋषियों ने अगर कहा है कि मेष राशि बकरे के समान है तो जरूर कोई कारण रहा हो। और कारण ये है कि वहां जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, वहां से जब, क्योंकि सब चीजों की इमेजिनरी वैल्यू उन्हें पता चली। हम एक दूसरे को पहचानते हैं, उसका मूल कारण क्या है? हम इमेज जानते हैं सबके चेहरे की। ऐसे ही उन्होंने इमेज देखा, इमेजिनरी वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो बनता है ना पूरा ढंग, वो मेढ़ की तरह का है, बकरे की तरह का है। और जो एनर्जी आ रही है वो भी वैसी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस एरिया की एनर्जी ऐसी हो। जैसे हम कहेंगे कि अगर एक व्यक्ति को हम जम्मू कश्मीर से गाड़ी पर बिठाते हैं तो हम कहेंगे ना वो उत्तर साइड में है तो वहां पर तापमान ठंडा तापमान होगा, वहाँ बहुत गर्म तापमान नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो साउथ की तरफ आएगा वैसे वैसे गर्म तापमान बढ़ता चलेगा। तो ये तो मोटी मोटी बात है। इसी प्रकार से कई और चीजें हैं, कई और इन्वायरमेंट हैं जो जगह जगह पर बदलते चले। तो आज से आपका एक काम है, छत पे जाइए, आसमान में देखिए, ग्रहों को देखिए, रात को ऑब्जर्व कीजिए, चंद्रमा को ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी अगर चंद्रमा इस साइड से कट के दिख रहा है, पूरा चंद्रमा तो रोज दिखता नहीं है ना, एक साइड से कटा हुआ दिखता है। और आप अगर देखेंगे तो वो पहले एक साइड से कटना शुरू करता है, फिर वो दूसरे साइड से कटना शुरू, क्योंकि वो 360 डिग्री की मूवमेंट में है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी अगर चंद्रमा मुझे इस स्थान पे आसमान में दिखाई दे रहा है तो सूर्य कहाँ हो। और ये सारी प्रैक्टिस में करवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी सूर्य और चंद्रमा की दूरी इतनी है तो सूर्य वहां पर होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य अगर आज उदय हो रहा है इतने बजे, तो क्या मैं शुक्र ग्रह को देख सकता हूँ? क्योंकि जनरली शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो बहुत चमकीला दिखता है। तो कई बार वो आपको नहीं भी दिखाई देगा, या तो वो सूर्यास्त के समय दिखता है या सूर्योदय के समय दिखता है, दिन में नहीं दिखता है, क्योंकि दिन में सूर्य की लाइट बहुत ज्यादा होती है। और वो सूर्योदय के समय हर बार नहीं दिखेगा, वो तभी दिखेगा जब एक पर्टिकुलर स्थान पर वो होगा, सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर होगा और उसी दिशा में होगा, तभी वो दिखेगा, नहीं तो वो नहीं दिखेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि सारे ग्रहों की अपनी लाइट नहीं है, वो सब सूर्य से लाइट ले रहे हैं और आप तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
तो हर ग्रह में सूर्य की लाइट का जो अंश है वो है, मैं बता देता हूँ आपको। इसीलिए एक और सीक्रेट बताता हूँ कि हर ग्रह का राजा कहा गया है सूर्य ग्रह। ग्रहों की पूरी मंडली में जो राजा है वो सूर्य है, क्योंकि वो सबको लाइट देता है। सारे सौर मंडल में सूर्य को जीवन प्रदान करने वाला कहा गया है, और इसीलिए ग्रंथों में जब आप ज्योतिष के ग्रंथों को उल्टाएंगे तो सबसे पहले जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि सूर्य जो कि सृष्टि की आत्मा है, जगत की आत्मा है। सूर्य को हम जगत की आत्मा कह देते हैं, क्योंकि उसी से जीवन पा रहा है पूरा सौर मंडल। और चंद्रमा को रानी कहा गया है। अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रमा पर सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट होकर रात को आ रही है, उसी प्रकार से सारे ग्रहों से आती है और हमें उसका फल मिलता है। तो आप देखिए, आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे जब इस क्लास में, तो आपको और भी चीजें बताऊंगा। आज की क्लास के लिए कुछ स्लाइड्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाई दे रही है स्लाइड्स आपको? यस सर। देखिए, जब आप कुंडली बनाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कुंडली होती कैसे कैसी। देखिए, आपको एक चार्ट खोलकर दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबके पास ये सॉफ्टवेयर है, जेहोरा, जगन्नाथ होरा, सबके पास है कुंडली बनाने के लिए। यस सर है। जी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे आप बताइएगा, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम डिटेल्स डालते हैं, सारी डिटेल्स हम डालेंगे। जन्म कुंडली बनाने के लिए 3 डिटेल्स चाहिए होती है: बर्थ का समय, जन्म का समय, जन्म का स्थान, और की तारीख। ठीक है, वो सारी जब हम डालेंगे तो कुंडली बना करके हमें कुंडली मिल जाएगी। तो अभी एक ये एग्जाम्पल कुंडली है आपके सामने, जो कि अभी की ही है। ये हमारा राशि चार्ट है। नीचे वाले को अभी नहीं देखना है, नीचे वाला D1 D9 है, तो अभी D9 में हम नहीं जाएंगे, ये राशि चार्ट। और जब हम कुंडली बनाएंगे तो इस प्रकार से हमें कुंडली दिखेगी। अलग अलग ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं: सैटर्न, जुपिटर, सन, केतु, राहु, ये सब दिखाई दे रहे हैं। 3 चीजें हमारे पास होती है कुंडली में जनरली: प्लैनेट्स, साइन जिसे हम राशियां कहते हैं, और हाउसेस। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स के बारे में हम जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि राशियां हैं, तो 360 डिग्री का जोडियक बेल्ट है, उसी जोडियक बेल्ट को 12 भागों में बांटा गया। तो हम एक एक भाग को एक एक राशि बोलते हैं, 12 राशियां। इसी प्रकार से हमारी कुंडली को नेचुरली 12 भागों में बांटा गया, यानी कि जो 360 डिग्री का जोडियक बेल्ट है, उसका एक नेचुरल 12 हिस्सों का एक एक पहला सेक्टर है। उसके बाद राशियां 12 है। चूंकि राशियां 12 हैं, इसीलिए हमने हिस्से भी 12 बनाए आसमान में। अब होता क्या है कि हाउसेस और राशियां इस प्रकार से मूवमेंट में होती है, और प्लेनेट अलग मूवमेंट में होते हैं। तो आपके पास जोडियक बेल्ट में एक्चुअली, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि 3 लेयर्स हैं जोडियक बेल्ट। उन 3 लेयर्स में एक पहला जो लेयर है उसे हम हाउसेस कहते हैं, दूसरा जो लेयर है उसे हम राशियां कहते हैं, और तीसरा जो लेयर है उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। इन तीनों लेयर्स को मिलाकर के ही हमेशा प्रिडिक्शन होता है। यानी कि अकेला प्लेनेट कभी भी अपनी एनर्जी को आपको प्रभावित नहीं करेगा। प्लेनेट किसी राशि में होगा,
किसी पर्टिकुलर हाउस यानी कि भाव में होगा। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो ही उसके बाद ये रिजल्ट देगा। अच्छा, अब ये रिजल्ट्स कैसे देते हैं और कब देते हैं और कितने प्लेनेट मिलकर देते हैं या बिना प्लेनेट के देते हैं, वो सब हम देखें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिजल्ट हमेशा होते हैं। कुंडली में आपको जहां भी दिखाई दे ना कोई प्लेनेट नहीं है, वहां भी रिजल्ट होगा, क्योंकि वहां राशियां हैं और राशियों की अपनी एनर्जी। ऐसा समझिए कि एक स्थान है जहां पर ज्वालामुखी फट रहा है। पृथ्वी का कोई स्थान जहां ज्वालामुखी फट रहा है, वहां भले ही कोई व्यक्ति ना पहुंचा हो, वहां भले ही कोई व्यक्ति न जा रहा हो, लेकिन वहां ज्वालामुखी तो फट रहा है और वहां पर उसकी एनर्जी तो है। इसी प्रकार से प्लेनेट अगर नहीं जा रहे हैं किसी हाउस में, किसी राशि में नहीं है कोई प्लेनेट, तो वहां पर उसकी एनर्जी होगी, वहां से भी इवेंट आते हैं। कैसे आएंगे वो हम देखें। जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो हमारे पास ये प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य होता है सबसे पहले, और हमें इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस यही होगा याद करने का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम है तो एक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ढंग से हमको चीजों को समझना है। सबसे पहले सन आएगा, सूर्य, उसके बाद चंद्रमा। और ये सीक्वेंस अगर आप गौर करें तो हम जो वीकडे यूज करते हैं ना, वो सेम सीक्वेंस है। रविवार, सोमवार, मंगलवार। सोम यानी कि चंद्रमा, वो लॉर्ड है। रविवार का लॉर्ड सूर्य है। उसके बाद मंगल, मार्स। उसके बाद बुध। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद शुक्र। उसके बाद सैटर्न, शनि। ये तो सारे जो प्लेनेट हैं, ये प्लेनेट है हमारे पास जो हमें दिखाई देते हैं आंखों से, जिनकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी। इसके बाद जो दो प्लेनेट हैं, ये शैडो प्लेनेट, ये राहु और केतु। ये एक्चुअली इनकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं। ये राहु और केतु पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य और चंद्रमा की जो मूवमेंट है ना, उस मूवमेंट के रास्ते में क्या होता है, एक स्थान पर वो दो रास्ते एक दूसरे को काट देते हैं, दो स्थान। और वो आमने सामने हैं, पृथ्वी के आमने सामने हमेशा होते हैं। मतलब एक स्थान अगर यहाँ बनता है तो दूसरा स्थान काटने वाला यहाँ बनेगा, क्योंकि वो सर्कल है। तो समझिए, एक सर्कल मैं बनाता हूँ जो कि पूरा 90 डिग्री पर होता है, और एक सर्कल मैं बनाता हूँ जो थोड़ा सा 45 डिग्री पर होता है। और दोनों सर्कल एक दूसरे से इस प्रकार से गूंथे हुए हैं। ऐसा समझिए कि आपको दो चूड़ियां लेनी। अब दो चूड़ियां लेकर उसको एक दूसरे में फंसाइए और दोनों को थोड़ा सा अलग कर दीजिए। उसको अलग आप करेंगे ना, उसके बाद भी आप देखेंगे दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर वो चूड़ियां एक दूसरे को काटती है। वो जो एक दूसरे को काट रही है ना, वही वही स्थान है राहु और केतु। क्योंकि वहां तो एनर्जी एक दूसरे को काट रही है, इसीलिए ऋषियों ने ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट एनर्जी बन रही है। देखिए पूरा सिस्टम क्या है एक्चुअली, पूरा सिस्टम एनर्जी का सिस्टम। इसीलिए जब आप संहिता में जाएंगे ना, जब आप मेदनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो वहां पर तो ये भी बताया गया है कि अगर फलाना उल्का पिंड बगल से गुजरता है तो उस समय ये स्थितियां पृथ्वी पर होगी। वो है मंडेन के लिए, व्यक्तियों के लिए नहीं है। यानी कि यहाँ पर वहां पर धूमकेतु को, उल्का को, उन सब चीजों को भी उन्होंने ऐड किया, क्योंकि जब वो गुजरते हैं तो पृथ्वी पर उसका असर होता है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अभी सूर्य का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा, टूटने से अचानक से पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई, इस बार बारिश भी बहुत कम, और ऐसे स्थान पर बारिश हुई है जहां पर जनरली नहीं हो। तो ये क्यों हुआ, वहां का असर यहाँ हुआ ना। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी के बगल से कुछ भी गुजरता है या सौर मंडल से कुछ भी गुजरता है तो उसका असर होगा। वो सारे असर हमारे अलग अलग और ग्रंथों में भी दिए गए हैं। जब आप और डीपली एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे, जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर जाएंगे, तो उसका असर होगा। वहां पर हम ये इस चार्ट से काम नहीं चलाएं, हालांकि लोग कर लेते हैं। तो ये वो जो कटिंग थी ना उन चूड़ियों की, उन जो रास्तों की कटिंग थी, उसको हमने ले लिया।
अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ सूर्य और चंद्रमा तो घूम नहीं रहे, जिनके हम रास्तों के दो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये चूड़ी को जब आप मिलाएंगे तो दो स्थान पर काटेंगे, ऐसे और भी ग्रह हैं। ठीक है, तो बताया ये गया है एक्चुअली, जब आप एक्चुअली देखेंगे तो इस प्रकार से पॉइंट्स की कटिंग आपको और भी ग्रहों के लिए मिलेगी। तो टोटली जब आप देखेंगे ना, तो राहु केतु को जिस पॉइंट के आधार पर हम जज करते हैं कि ये राहु है, जो हम वेरिफिकेशन करते हैं कि ये राहु है, वैसे आसमान में 11 से 14 के आसपास पॉइंट्स हैं। 14, क्योंकि और ग्रहों के भी तो राहु केतु बनेंगे ना, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करते, हम चंद्रमा और सूर्य के कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम राहु और केतु ये बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 9 ग्रह हो गए राहु और केतु को जब हम ग्रह मानते हैं तो। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे सवाल कर सकता है, फिर हम आगे। या समझने में कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अब हमें राशियों को याद करना है। जब हमें राशियों को याद करना है तो 12 राशियां हैं, और 1 से लेके 12 तक इसके पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हमें इसे याद करना है। यानी कि पहली राशि में हमेशा एरीज, जिसे हम मेष राशि कर हुआ है, आप लोग नोट कर सकते हैं, हिंदी में बता देता हूँ। एरीज यानी मेष राशि। 2 नंबर में टॉरस यानी वृषभ राशि। 3 नंबर में जेमिनी यानी मिथुन राशि। अब जैसे ही कोई बोले ना 2 नंबर, तो आपको समझ जाना है कि ये टॉरस की बात हो रही है। इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। जब हम बात करें कैंसर, 4 नंबर की राशि, इसको हम कहते हैं कर्क राशि। 5 नंबर यानी कि लियो, इसको हम कहते हैं सिंह राशि। 6 नंबर वर्गो, कन्या राशि। 7 नंबर लीब्रा, तुला राशि। 8 नंबर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 9 नंबर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस का मतलब धनु राशि। 10 नंबर कैप्रिकॉन, मकर राशि। 11 नंबर एक्वेरियस, कुंभ राशि। 12 नंबर पाइसिस यानी कि मीन राशि। तो 1 to 12, जब भी कोई बोलेगा 7 नंबर, हमें समझ जाना है तुला राशि की बात हो। जब भी कोई बोलेगा 4 नंबर, हम समझ जाएंगे कि कर्क राशि यानी कैंसर की बात हो। राशियों को चार्ट में नंबर से दिखाएंगे और ग्रहों को नाम से। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना आपके चारों तरफ, ये बहुत काम की चीज है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये जो गोल घेरा दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए, एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ये पृथ्वी है, यहाँ पर, यहाँ पर पृथ्वी। और आसमान की जब हम बात करें तो इसके चारों तरफ 360 डिग्री आसमान होगा। जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो चारों तरफ आसमान। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12-12 हिस्से किए गए हैं। ये पहला हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हिस्से हमारे पास हो गए, जो मैंने आपको बताया था। इसके पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तारों का समूह दिख रहा है, ये तारे बनाए गए। ये तारे अलग अलग नक्षत्र हैं। अगर आप देखें तो इसका जो समूह दिखाई दे रहा है, वो, ये एक समूह तारों का है। फिर देखिए, ये दूसरा समूह तारों का है। ये सब कनेक्टेड है। ये तीसरा है तारों का। आपको दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ क्लियर?
ये हमारे आसमान में चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये बस जोडियक बेल्ट की बात कर रहा हूँ, 18 डिग्री का जो बेल्ट है बस उसका। उसके बाद इसके पीछे राशियां हैं, ये जो है ये राशियां हैं, ये राशि वृश्चिक, ये तुला, ये वर्गो, ये सिंह, ये कर्क राशि, ये राशियां हैं। हमारे आसमान में चारों तरफ ये फैले हुए हैं सब। इस प्रकार से हम इसको एज्यूम करेंगे। अब सवाल ये होता है कि सिर्फ 18 डिग्री की बात हम क्यों करें, सिर्फ जोडियक बेल्ट की बात क्यों करें? इसके आसपास भी तो ग्रह है ना, इसके आसपास भी तो नक्षत्र हैं, या इसके आसपास भी तो तारे हैं, उसका क्या होगा? उन सब का होगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो ग्रह हैं वो सबसे करीब हैं, उनकी लाइट्स हम पर डायरेक्ट आती है, और वो एक पर्टिकुलर रास्ते को, जहां पर एक अलग अलग एनर्जियां दिखाई देती है, उसके पीछे जो तारे हैं वहां से वो एनर्जियां आ रही है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम सिर्फ जोडियक बेल्ट के ही तारे और ग्रह और उस रास्ते की एनर्जी को यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी की जो बेल्ट है वो बस वहीं से आ रही है। ठीक है। अब जैसे कि मैं समझूं कि एक व्यक्ति अगर एक कमरे में खड़ा है, और आपको भी कमरे में खड़ा कर दो, और बोलूंगा उस व्यक्ति को देखो, तो आपको एक्चुअली दिखाई तो सारा कमरा देता है, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति पर होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप व्यक्ति को देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड छिप जाता है, छिपता नहीं है, लेकिन वो ब्लर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ फोकस किया। फिर जब आपका फोकस हटेगा तो आप किसी और चीज को देखेंगे और ये व्यक्ति ब्लर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि फोकस है वहां से, इसीलिए जहां से फोकस है वहां पर से हम सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बैकग्राउंड में और भी चीजें हैं, वो भी है सब कुछ, लेकिन चूंकि फोकस बन रहा है वहां से, क्योंकि वहां से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे बहुत नजदीक हैं, हमारे हिस्से के टुकड़े हैं वो, उनमें तत्व मौजूद हैं वो ही सेम प्रकार के जिन तत्वों से पृथ्वी भी कभी बनी थी। इसीलिए तो ये ड्राइंग हम देख लेंगे। अब मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम राशियों का पैटर्न देखेंगे। देखिए, हर राशि का एक चित्र होता है स्पेसिफिक, हर राशि की एक ड्राइंग होती है। ये आपको दिख रहा होगा बकरे जैसा चित्र है, ये एरीज है, मेष राशि। इसी प्रकार से टॉरस, ये देखिए ये टॉरस राशि है। इसके बाद जेमिनी, मिथुन, फिर कर्क राशि, फिर सिंह राशि। जब हम बात करते हैं सिंह की, तो देखिए यहाँ पर सिंह जैसा बनाकर दिखाया गया है। यानी कि इसमें सिंह की जैसी एनर्जी होगी, तभी हम ये नाम देते हैं उसको। नाम का बहुत बड़ा फर्क है। किसी व्यक्ति का जो नाम है, उस नाम का असर उस पर होता है। इसीलिए पहले, आजकल तो नहीं किया किया जाता ये सब, लेकिन जब हम छोटे थे ना, मुझे भी याद है, कई बार जब अपना नाम किसी को बताया जाता था तो वो पूछते थे तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। कारण क्या है मतलब पूछने का? मतलब इसलिए पूछते थे क्योंकि मतलब और व्यक्ति दोनों कनेक्टेड हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का नाम है गैरी, ऐसा नाम हो सकता है, गैरी नाम मेल का होता है। उस नाम में ही गैर शब्द आता है, वो व्यक्ति कभी किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नाम में ही गैर शब्द है। गैर मतलब पराया होता है। इसी प्रकार से नाम का असर होता है। आपका जो भी नाम है ना, उस नाम में एनर्जी है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि भाग्य बदलना है तो नाम बदल। अब वर्गो, कन्या राशि, फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, फिर कैप्रिकॉन मकर राशि, कुंभ राशि, और ये 12वीं राशि होती है, 12th नंबर साइन, मीन राशि। बोरिंग तो नहीं हो रही है ना क्लास? नहीं सर। नो सर।
अब ये देखिए, कैसे हम मानेंगे कि कोई ग्रह किसी राशि में है, उसका ये पूरा पैटर्न है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि पृथ्वी कहाँ है, यहाँ पर पृथ्वी है ना, सबको दिख रहा है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ एक आसमान है। एक मिनट दीजिए। हाँ, तो मैंने ये बताया कि ये पृथ्वी है हमारे चारों तरफ। ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ आसमान है, ठीक है। और ये हमारे पास सूर्य है। मैं आपको सूर्य का एग्जांपल लेकर बताता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी। और जब ये घूमेगी तो हमें ये ऐसा फील होगा कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। एक्चुअली सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता नहीं है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा फील हो। तो अब एक पर्टिकुलर टाइम पर हम मानते हैं कि पृथ्वी घूमते घूमते इस स्थान पर पहुंच गई है। और ये ग्रहों का पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर दूसरे ग्रह होंगे, जैसे ये सूर्य है, तो मान लीजिए दूसरे ग्रह हैं ये अलग अलग, जो कि सूर्य की परिक्रमा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हमें फील होता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो बिल्कुल उसी टाइम पे ये फील होता है कि बाकी ग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अलग अलग स्थान पर होंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर हम सिर्फ सूर्य को लें, तो ये तो हमारा सौरमंडल है, या और सौरमंडल के सारे रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन उसके पीछे ये है जोडियक बेल्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जोडियक बेल्ट है। और इस बेल्ट में ये तारे हैं। तारे हालांकि और भी हैं, इधर भी हैं कुछ तारे, लेकिन इस जोडियक बेल्ट में जो तारे आते हैं, हम उन्हीं की एनर्जी को लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि वहां से बहुत ज्यादा प्रभावी ऊर्जा आ रही है। अलग अलग तारों का समूह है, हर राशि में भी तारे हैं, राशियों के पीछे तारे हैं, देखिए। तो अब होता क्या है, सूर्य पर चंद्र पृथ्वी पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति जब सूर्य को देखता है, तो वो यहां से देखता है कि सूर्य यहां पर दिख रहा है। अभी सिर्फ सूर्य दिख रहा है। तो उसके बाद एक रेंज बनाई जाती है, जिससे कि पता चलता है कि ये सूर्य आसमान की जोडियक बेल्ट के इस हिस्से से कनेक्टेड है, यानी कि ऊर्जा जो आ रही है अभी इस स्थित स्थान पर, वो ऐसे आ रही है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना। तो सूर्य के पीछे जो स्थान बना हुआ है, उस स्थान पर लियो, देखिए यहाँ लियो लिखा हुआ है, यानी कि सिंह राशि मौजूद। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य अभी सिंह राशि में है। एक्चुअली सूर्य किसी राशि में होता नहीं है, क्योंकि सूर्य के पीछे कोई राशि है, इसीलिए हम कहते हैं कि अभी वो इस राशि में है। और वो घूम रहा है, तो आगे घूमते घूमते वो कहीं और पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए, ये यहां तक सबको समझ आ गया ना? यस और नो प्लीज। जी सर। यस सर। यस सर। अब मैं एज्यूम करता हूं कि एक और दूसरा ग्रह, मान लीजिए कि बृहस्पति यहां पर है ना, छोटा सा मैंने बनाया ग्रीन कलर का।
अब यहाँ पर पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब देखता है बृहस्पति को, तो बृहस्पति को ऐसे देखा, और इसके पीछे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर सेजिटेरियस दिख रहा है बैकग्राउंड में। तो हम कहेंगे कि बृहस्पति अभी सेजिटेरियस राशि में। घूमते घूमते ये जोडियक बेल्ट में कहीं और पहुंचेंगे। जोडियक बेल्ट बिल्कुल स्थिर है, जोडियक बेल्ट में कोई चेंजेस नहीं, वो हमेशा एक नंबर मेष राशि वहीं पर आसमान में मौजूद है। लेकिन वो भी हिलती है, हजारों सालों में वो हिलती है। ठीक है, वो सब बातें हम बाद में करें। जब बहुत हजार साल बीत जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है, जिसे हम अयनांश वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे ग्रहों की हम राशियां डिटेक्ट करते हैं कि अभी इस राशि में है। और जब हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हमारे पास एक भाग होता है 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास हर राशि 30 डिग्री की होगी। तो जब उस राशि में हम एक ग्रह को देखते हैं तो हम ये भी पता लगा सकते हैं ना कि वो ग्रह अभी उस राशि के कौन से डिग्री पर मौजूद है, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक पूरा डिस्क है, डिस्क के मिडिल पॉइंट को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो अभी इस डिग्री पर मूवमेंट में है। कोई ग्रह उस राशि में 12 डिग्री पहुंचा है या 13 डिग्री पहुंचा है, यानी कि उस राशि में जो पूरा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में उसने कितनी दूरी पार कर ली है। अगर 50% पार कर ली है तो वो 15 डिग्री पर है। इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? किस नो प्रकार सर। किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि ग्रह किस राशि में है? कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, शायद इसीलिए आप लोगों ने कैमरा ऑफ करके रखा है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, तो हो सकता है आपको और बोरिंग लगे। नहीं सर, ये बोर्डिंग नहीं है, इसमें तो बच्चे से आ रहे हैं। चलिए, देखिए जो बातें मैंने कही वही सब यहाँ लिखा हुआ है। इमेजिन ए बेल्ट और अ पाथ इन द स्काई सम 18 डिग्री, करीब 18 डिग्री का है, ऑफ एन आर्क इन विड्थ यानी कि चौड़ाई, रनिंग अराउंड द अर्थ इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये हमेशा ये जो जोडियक बेल्ट है ना, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई होती है। यानी कि ये जोडियक बेल्ट आपको उत्तर दक्षिण में नहीं मिलेगी, पूर्व पश्चिम में ही हमेशा देखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि सारे ग्रह इसी में गति कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास जो दिशा का विज्ञान है ना, वो बहुत प्रभावी होता है। हम कहते हैं ना, पूजा करना है तो पूर्व की तरफ करो, ये करना है तो इस तरफ करो। इसका कारण है क्योंकि हम अकेले नहीं है पूरे आसमान में, हमारे साथ कुछ और चीजें मौजूद है, कुछ और ऊर्जाएं मौजूद। उन ऊर्जाओं के साथ जब हम अपना तालमेल बिठाते हैं ना, अलाइनमेंट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट से एक एनर्जी जनरेट होती है। हम बात करते हैं ना मुहूर्त की, मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप मुहूर्त डिसाइड कर रहे हैं एक टाइम में अपने ऑस्पिशियस वर्क के लिए, उसी टाइम में तो किसी व्यक्ति के यहाँ पर डेथ भी हुई होती है, इनऑस्पिशियस घटना हुई होती है। लेकिन आप उस पर्टिकुलर टाइम में ऑस्पिशियस काम कर रहे हैं और दूसरे के यहाँ उस पर्टिकुलर टाइम में इनऑस्पिशियस काम हो रहा है। तो इसका फैक्टर क्या है? एक्चुअली फैक्टर ये है कि आपने अपनी एनर्जी के अनुसार बाहर आसमान में जितनी एनर्जी है ना, उसको अलाइनमेंट में लाया है, और उस अलाइनमेंट से आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ गया है। तो हम कहते हैं कि ये अच्छा मुहूर्त है। और किसी व्यक्ति के लिए उसी समय में उसकी ऊर्जा से जो अलाइनमेंट बना, वो निगेटिव एनर्जी बढ़ गई उस समय, तो उसके लिए इनऑस्पिशियस मूवमेंट होता है। तो सारा खेल इसी एनर्जी का है। मुहूर्त के विज्ञान का सारा विज्ञान यही है, पूरा लॉजिक यही है। तो ये हम समझ जाएंगे अगर, तो फिर हम सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने में माहिर हो जाएंगे, चाहे मुहूर्त हो या कुछ, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैंने ये कहा कि इस कोर्स को करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे चीजों को लेकर। आप बस चीजों को जानेंगे नहीं, शब्दों से नहीं जानेंगे, इमेजेस से जानेंगे। जैसे अभी मैंने आपको जो दिखाया स्लाइड, इसके बाद जब आप आसमान में जाएंगे ना, तो आपको खाली आसमान में एक बेल्ट दिखाई देगा, वो इमेजिनरी बेल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा।
ये आप खोजना शुरू कर देंगे कि ये बेल्ट आखिर है कहाँ, जो दिखता नहीं। और अगर आप कोशिश करें तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरा बेल्ट नजर आने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि मेरे घर से एग्जैक्टली इस स्थान से वो बेल्ट गुजर रहा है और पीछे वेस्ट में इस स्थान पे वो बेल्ट खत्म हो रहा है। अब इसी पहले इस स्लाइड के दूसरे हिस्से को पढ़ लेते हैं। When the zodiac is divided into 12 equal parts, each such part has an extension of 30 degrees of the arc. Such a division is called a sign और राशि। ये तो हमें समझ आ गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब आप ये पूरा जोडियक बेल्ट पूरा इमेजिन कर लेंगे ना, तो आपको ये भी पता चलने लगेगा कि इस टाइम पर आसमान में मेरे सिर के ऊपर कौन सी राशि है, पूर्व में कौन सी राशि है, और अगर ये राशि पूर्व में है तो अभी कौन सी राशि मेरे पश्चिम में आएगी, ये सब पता चलना शुरू हो जाएगा। इवन कि मैं तो आपको वो टेक्निक भी बताऊंगा जिसमें कि आपको सिर्फ पूछा जाए कि आज 6 बजे कौन सा लग्न होगा, आप बिना लैपटॉप, बिना सॉफ्टवेयर, बिना किसी पेन पेपर के बताएंगे कि 6 बजे ये लग्न होगा। मैं बताऊंगा आपको। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ शब्दों से मत पढ़िए, पहचान से पढ़िए, उसको पहचानिए आप। जब आप जानेंगे ना कि ये है क्या, तो प्लेनेट आपसे रूबरू हो जाएंगे। और पूरा खेल रूबरू होने का है। ज्योतिष में प्रेडिक्शन कभी भी शब्दों से, सूत्रों से नहीं आता। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए व्यक्तियों के, लोगों के। क्यों? क्योंकि ग्रह भी व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करते। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ग्रहों को समझना है तो व्यक्तियों को समझना शुरू करो। कोई तो हम में और उनमें कोई ना कोई तो सिमिलैरिटी होगी ना, तभी तो हम कहते हैं ना ये आदमी सिंह राशि का है। इतनी बड़ी राशि है आसमान में और हम उसकी मुहर लगा देते हैं एक व्यक्ति पर। एक आदमी को हम उसकी पहचान बताते हैं कि तुम्हारी पहचान उस राशि से मिलती है। क्या कारण है? कारण यह है कि उसमें कोई तत्व है जो हमारे भीतर तत्व से मैच कर जाता। तो पंच तत्व, एनर्जी, सारी चीजें नेचुरल वे में जो चीजें जो दिखाई देती है, जो बताई गई है, वो सब चीजें ही यूज करेंगे हम और हमें पता चले। तो आज से होमवर्क आपका ये है कि जाइए छत पर और ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चलेगा। यानी कि खाली काले ब्लैंक आसमान में आपको डिवाइडेशन बनाने हैं, अपने इमेजिनरी डिवाइडेशन। तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से चीजें घूम रही है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक टाइम के बाद है ना, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कोई जीवंत चीज पृथ्वी के आसपास घूम रही है। जब आप छत पे जाएंगे ना, आपको फील होगा अपना काम करते हुए भी कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। इस पृथ्वी के साथ और भी कई बड़े बड़े पिंड हैं जो घूम रहे हैं, और उसका एहसास आपको होने लगेगा अगर आप एनफ उस पर मेडिटेट करते हैं तो। और फिर जब आप चार्ट को देखेंगे ना, तो आप चार्ट को सूत्रों के ढंग से नहीं देखेंगे कि ये प्लेनेट इस घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। एक स्थिति आ जाएगी जब आप प्लेनेट से बात करने लगेंगे, चार्ट सेंस होने लगेगा आप। जो मैं हमेशा करता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ ना, मैं जब भी किसी का चार्ट देखता हूँ कभी मैं डिटेल पहले से नहीं लेता, मेरा नियम ही नहीं। मैं बिल्कुल उसी वक्त डिटेल लेता हूँ जब उससे बात करनी हो, और डिटेल लेते ही जैसे ही चार्ट बनाता हूँ, चार्ट सेंस होने लगता है। जैसे व्यक्ति से बात होती है ना, वैसे प्लेनेट से बात कर सकते हैं। तो जब आप सेंस करने लगते हैं तो प्लेनेट खुद बताने लगता है कि मैं यहाँ क्या करता हूँ। लेकिन उस सेंस करने की यात्रा में आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी ना। आपको पहचानना पड़ेगा कि प्लेनेट है कहाँ। जब आप उससे रोज रूबरू होंगे, आप रोज 10 मिनट अपनी छत पर बिता रहे हैं, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली जब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। फिर आपको जल्दी डिलीवरी आएगी प्रिडिक्शन। और फिर एक टाइम आएगा जब आप चार्ट को सूत्रों से नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन ऐसी 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 स्थिति आने के बाद एक एक डिसएडवांटेज भी होता है। वो ये कि जब आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगा ना, तो चार्ट आपको सेंस नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे इस चार्ट को बाद में देख। क्योंकि वो सेंस कराने को तो तैयार है प्लेनेट, लेकिन जैसा आदमी के साथ होता है, हमारा मन खराब होता है तो हम अपने दोस्त को भी कहते हैं ना, यार 10 मिनट बाद बात करेंगे, अभी बात। वैसे ही वो प्लेनेट हमारे दोस्त होंगे और वो बात करने को तैयार होंगे, लेकिन चूंकि आपका मन ठीक स्थिति में नहीं है, आप कहेंगे इस चार्ट को हम बाद में देखते हैं, अभी सेंस नहीं।
ये स्थितियां और परिस्थितियां बनती है। तो मैं, देखिए, मेरा जो ध्येय है ना, मेरा जो गोल है वो ये है कि व्यक्ति कुछ जाने, सीखे नहीं। सूत्रों को तो किताबों से कोई भी रट सकता है, लेकिन उसके भीतर क्या छिपा है वो हमें समझना है। और हमें पूछना पड़ेगा एक एक चीज के लिए। मैं आपसे कहता हूं कि जब कोई बात समझ ना आए ना ग्रहों के बारे में, उस ग्रह से पूछिए, उस ग्रह से बात कीजिए, वो आपको बताने लगेगा, अपने रहस्य खोलने लगेगा। प्रकृति हमेशा अपने रहस्यों को खोलने के लिए बैठी हुई, वो सबके सामने खोल सकती है, लेकिन हाँ, उसकी एक एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह जब आप उस रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे तो वो खोलेगी। और अगर आप जिम्मेदारी से परे भागकर कुछ उल्टी सीधी चीजों में उलझने की कोशिश करते हैं रहस्यों को खोलने के बाद, तो फिर वो प्रकृति उसका रिएक्ट भी करती है। जब आप किसी चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं ना, तो उसका रिएक्शन आपको ज्यादा महसूस होने लगता है। तो आपको सेंसिटिव बनना पड़ेगा, और इस सेंसिटिव बनने के लिए हमारी पूरी यात्रा में ज्योतिषों को सिर्फ यही बताया गया है कि पूजा पाठ करो, मन को शांत रखो। पिछली बार एक सूत्र की बात की थी मैंने। उस सूत्र में हमने देखा था कि किस प्रकार से पराशर ऋषि बता रहे हैं कि ये सारी क्वालिटी अगर व्यक्ति में आ जाए तो वो ज्योतिषी बन सकता है। कारण बस इतना ही है कि जब ये सारी क्वालिटी व्यक्ति में आ जाएगी ना, तो वो बात कर सकता है, उस डायमेंशन में पहुंच सकता है जहां पर उस प्लेनेट का डायमेंशन मौजूद है। और जब वो दोनों एक डायमेंशन में होंगे ना, तो प्लेनेट और आदमी दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। फिर आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं लोगों को जवाब देने के लिए। वो असली ज्योतिषी है। हम कहते हैं ना दैवज्ञ, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है। दैवज्ञ यानी कि देवताओं के बारे में जिसको जानकारी है। और देवता का मतलब ये नहीं है कि कोई देवता, हम किसी गणेश जी की बात कर रहे हैं या हम किसी और देवता की बात कर रहे हैं। देवता का मतलब होता है जो देता है। हमारे वेदों में कहा गया है कि इंद्र देवता है क्योंकि वो बारिश कराता है। सूर्य देवता है क्योंकि वो जीवन देता है। जो भी देता है ना वो देवता है। तो देवज्ञ का मतलब जो देव और मनुष्य के बीच की जो कड़ी है ना, उसको देवज्ञ कहते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। एस्ट्रोलॉजर वो बीच का इंस्ट्रूमेंट जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रिडिक्शन नहीं आएगा, चाहे आप हजारों कोर्सेस कर लें, हजारों किताबें रट लें, हजारों श्लोकों को पढ़ जाएं, कुछ नहीं होगा। हर श्लोक आपके भीतर की कैपेसिटी, आपके स्टेट ऑफ माइंड और आपके डायमेंशन से ही क्रियान्वित होता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि एक प्राइवेट प्लेन लाकर आपके घर के बाहर खड़ा कर दूं और आपको कहूं चलाओ। अगर नहीं आता तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। चलाने आता है तो आप उससे कुछ भी कर सकते, चलाएंगे उसको। तो आपको उसकी एनर्जी के साथ उसके तालमेल में आना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति जब पानी में कूदता है और तैरने लगता है तो वो क्या करता है? वो पानी की एनर्जी के साथ तालमेल में आ गया है, अलाइनमेंट में आ गया है, इसीलिए वो डूबेगा नहीं। उसने सीख लिया है कि कैसे पानी में अपने शरीर को अलाइन करना। ये सीखना पड़ेगा हमें कि कैसे अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने चेतना को अलाइन करना है प्लैनेट्स और राशियों के डायमेंशन के साथ। तो प्रेडिक्शन आने लगेंगे। चलिए, अब स्लाइड्स पर आते हैं और आगे देखते हैं क्या स्लाइड है। ये सेम चीज मैंने दिखाया है अलग तरीके से ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर पृथ्वी है और इसके चारों तरफ राशियां हैं। ये राशियां चारों तरफ 360 डिग्री में। और ये प्लेनेट मान लीजिए, यहाँ पर मैंने प्लेनेट को पीछे कर दिया है। तो राशियां और प्लेनेट दोनों जब इस हिस्से में मिलेंगे, ऐसा समझिए कि किसी एक राशि को लेते हैं, चंद्रमा लेते हैं। टॉरस का जो पूरा बाउंड्री है ना वो इतना है। तो इतनी दूरी में आसमान में जब भी चंद्रमा रहेगा तो हम कहेंगे कि चंद्रमा अभी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में। और जब वो बीच में पहुंच जाएगा तो हम ये डिग्रिकली देख सकते हैं कि 15 डिग्री पार हो गया, क्योंकि 30 डिग्री की ही पूरी बाउंड्री होती है। आगे और बढ़ेगा तो हम कहेंगे 16 डिग्री पे चला गया, 17 पे चला गया। जब वक्री होगा, रेट्रोग्रेड होता है, तो पीछे जाने लगता है। तो हम कहेंगे कि अब ये 15 पे था, अब 14 पे आ गया, अब 13 पे आ गया। पीछे जाता नहीं है प्लेनेट एक्चुअली, वो भी हम बात करेंगे सारी। रेट्रोग्रेड प्लेनेट एक्चुअली होता क्या है।
वो दिखाई देता है कि पीछे जा रहा है। ये सेम चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैंने नक्षत्रों को भी ऐड किया। अब इसको समझते हैं कैसे। ये बीच में पृथ्वी है जहां पर हम, इसकी चारों तरफ राशियां आसमान में यहां दिखाई दे रही है। और अभी आप बीच वाले इस पूरे बेल्ट को छोड़ दीजिए। इस राशियों के पीछे देखिए, यहाँ पर नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, ये सारे नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ तीसरी बेल्ट में। तो अब अगर आप देखें ध्यान से, तो आप देखिएगा कि जो एरीज का पूरा स्पैन है, उस स्पैन में पीछे बीच वाली बेल्ट को भी नहीं देखना है, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र यानी कि एरीज जब भी शुरू होगा ऐसे शुरू होगा, एरीज टू टॉरस, टॉरस टू जेमिनी, जेमिनी टू कैंसर, ऐसे गति होगी चारों तरफ आसमान, हमेशा 1 नंबर से 12 नंबर की तरफ। तो एरीज 1 पे आता था, 12 पे पहुंचेंगे, यहाँ नंबर भी दिए हुए। अब देखिए जब हम बात करते हैं एरीज राशि की, तो इसके पीछे 1 नंबर से यहाँ पर देखिए अश्विनी ये नक्षत्र है, फिर भरणी, यानी कि मेष राशि में अश्विनी और भरणी नक्षत्र की ऊर्जा है उसके पीछे से। पृथ्वी से देखने पर पहले प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं, फिर राशियों तक, और उसके भी पीछे जाते हैं तो वहां पर जो जोडियक बेल्ट में जो तारे आ गए हैं उस हिस्से में, उसको हम अलग अलग डिवाइडेशन के साथ नक्षत्रों का नाम देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में एक्चुअली कुछ तारों का समूह है, एक तारा नहीं है, कुछ तारों का समूह है, उसमें एक लीड तारा भी होता है, ठीक है। तो वो जो तारों का समूह है उसे हम कहते हैं अश्विनी नक्षत्र। अब उस अश्विनी नक्षत्र में उन तारों से जो ऊर्जा बनी है ना वो अलग होगी, इसीलिए हम कहते हैं अश्विनी नक्षत्र में गया हुआ प्लेनेट इस प्रकार से बिहेव करता है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर से ट्रेन पकड़ा था, वो एक राज्य में पहुंचा, फिर एक राज्य से एक शहर में पहुंचा। तो पहले शहर, फिर राज्य। तो शहर को राशि मान लीजिए और राज्य को नक्षत्र मान लीजिए, यानी कि उसके पीछे भी एनर्जी है। और राज्य के पीछे जाएंगे तो देश, देश के पीछे जाएंगे तो पृथ्वी, और जितनी पीछे जाते जाएंगे सबकी एनर्जी ऐड होती चली जाएगी। यानी कि पृथ्वी पर जितने व्यक्ति रहते हैं, मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर आप मोटे तौर पे समझे, पृथ्वी पर जितने व्यक्ति रहते हैं उनकी दो दो आंखें हैं। जनरली हम कहते हैं 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, ये बनावट है व्यक्तियों की। लेकिन जब भी हम एलियंस को इमेजिन करते हैं ना, तो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि वो कैसे हों। अगर वो किसी और ग्रह, किसी और प्लेनेट पे रहते हैं तो हो सकता है उनकी एक ही आंख हो, हमारी आंख 2 हैं, तो हो सकता है उनकी एक बीच में हो सामने, या हो सकता है एक सिर पे हो ऊपर की तरफ, एक से ही उनको सारा 180 डिग्री दिखता हो। तो वो कैसे डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा व्यक्ति का जो इवोल्यूशन हुआ है, सेल्स का जो इवोल्यूशन हुआ है ना करोड़ों सालों में प्लेनेट पर, उससे पता चलेगा कि बनावट कैसी है वहां के जीव। तो हम एलियन को अलग प्रकार से इमेजिन करते हैं, कभी भी व्यक्ति की तरह नहीं बनाया जाता है। किसी की हाइट कम बना दी जाती है, किसी को लंबा बना दिया जाता है, किसी को पतला पतला बना दिया जाता है। तो इसका मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में चीजें हैं, उस इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट से वहां पर जो गतिविधियां हो रही है उससे एनर्जी क्रिएट होगी और कुछ एक रिजल्ट निकल के आएगा। वो रिजल्ट है ह्यूमन या और स्पेसीज जो हैं वो। तो अब अश्विनी नक्षत्र, इसके बाद मेष राशि में ही आता है भरणी नक्षत्र। और एक एक नक्षत्र में जब हम नक्षत्रों को देखते हैं, जैसे हमने राशियों को देखा, पहले पूरी जोडियक बेल्ट को हमने 12 हिस्सों में बांटा। अब उसके पीछे जो नक्षत्र हैं उसको हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान का वो नक्षत्र है, वो 13 डिग्री 20 मिनट होता है। ये सब चीजें अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही है तो बाद में और समझ आएगी। उसमें एक नक्षत्र के भी 4 हिस्से होते हैं जिसको हम 4 पद कहते हैं। तो आप देखिए कि अश्विनी और भरणी तो पूरा पूरा नक्षत्र आ रहा है एरीज में, लेकिन कृतिका जो तीसरा नक्षत्र है उसका सिर्फ एक हिस्सा आ रहा है। यानी कि कृतिका नक्षत्र एक्चुअली राशि के जो हिस्से हैं ना आसमान में, उस राशि में जो एरीज और टॉरस के बीच की बाउंड्री है उसको कृतिका नक्षत्र पीछे से ओवरलेप कर दे रहा है।
तो जब वो ओवरलैप कर रहा है तो कृतिका नक्षत्र का सिर्फ एक हिस्सा तो आता है एरीज में, बाकी के 3 हिस्से आ जाते हैं टॉरस में, वृषभ राशि। और इसी प्रकार से 27 नक्षत्र जो हमारे पास हैं वो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे, और थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, ये देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने डाल के रखा। अगर आप ध्यान से देखें तो नक्षत्र इस स्थान पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने जो बनाया है तीर, आपको दिखाई दे रहा है वो, ये जी देखिए सर। इस स्थान पे कोई ओवरलैप नहीं है नक्षत्र का, दोनों अलग अलग हैं, अश्विनी और रेवती। उसके बाद इस स्थान पे भी कोई ओवरलैप नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, 9 और 10 में, अश्लेषा और मघा। और उसके बाद इस स्थान पे भी कोई ओवरलैप नहीं, मूल और ज्येष्ठा के बीच। इसके अलावा हर स्थान पे राशियां जो है, राशियों को नक्षत्र ओवरलैप कर रहे हैं। दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है? यहां पर जहां पर ओवरलैप नहीं हो रहा है वहां पर जब किसी का जन्म होता है तो हम कहते हैं गंडांत में जन्म हो गया, जिसके हम फिर एक्स्ट्रा पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। आप लोगों ने पंडितों से सुना हो गंडांत में जन्म। तो एक्चुअली इस ओवरलैप न करने की ऊर्जा को हम खराब मानते हैं, क्योंकि वो पीछे से कनेक्टेड नहीं हो रहा है। राशियां जो है ना, उसको ओवरलैप जब नक्षत्र करते हैं तो हम मानते हैं कि ये उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा है, पीछे से ओवरलैप करके ये इन दोनों की एनर्जी को एक सीक्वेंस में ला रहा है। लेकिन आसमान में 3 स्थानों पर ये ओवरलैप नहीं होता है। जब ये नहीं होता है तो इन स्थानों के जन्म को हम, पर्टिकुलर डिग्रीज है यहाँ पर, हम कहते हैं कि ये गंडांत में जन्म हो गया। यहाँ पर जन्म लिया हुआ व्यक्ति परेशानियों में पड़ता है, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीता है, इस प्रकार से हम कहते हैं। फिर उसकी अलग से पूजा वगैरह कराई जाती है। एक्चुअली बात यह है कि ये कहा जाता है कि जब इन स्थानों में व्यक्ति का जन्म होता है, इन पर्टिकुलर टाइम में या नक्षत्रों में व्यक्ति का जब जन्म हो जाएगा, तो व्यक्ति के पिछले जन्म से जो एनर्जी यहाँ पर इस जन्म में कनेक्ट होनी चाहिए, वो एनर्जी किसी प्रकार से टूट रही है, कट हो रही है उसमें। तो वो जो सीक्वेंस रेगुलर होना चाहिए था ना, वो जो कड़ी जुड़नी चाहिए थी पिछले जन्म से इस जन्म, उस कड़ी में प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए वो पूजा कराई जाती है, इतनी सारी पूजा करा के फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं। क्योंकि कर्मों से व्यक्ति का जन्म है ना, पूरा जन्म जो है वो कर्मों के आधार पर, कर्म के फलों को भोगने के लिए हमने जन्म लिया है। फिर उसका हम खत्म, पूरा पैटर्न खत्म करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ये सारा सिस्टम। तो वो कनेक्टेड होना चाहिए। वो हम ऐसा समझिए कि वो जो रजिस्ट्री की गई है ना, जिस जिस स्थान पर वो रजिस्ट्री की गई है, एनर्जी की जिस हिस्से में आपके कर्मों की रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री का पूरा बायोडाटा ही खोने लगता है, कट आउट हो जाता है, सिग्नल नहीं मिल रहा। इसको हम कहते हैं गंडांत में जन्म। गंडांत में जन्म होता है तो लोगों की मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजें होती। तो ये उसका लॉजिक यही है कि पीछे से नक्षत्र ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उसको। जब वो ओवरलैप करते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं राशि। तो हमारे पास त्रिकोण बनते हैं, यहाँ पर आसमान में 3 हिस्से ऐसे बनते हैं जहां पर राशियां और नक्षत्र दोनों ही एक दूसरे को काट देते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ओवरलैप नहीं होता। तो ये कैसे बनता है? पहला हिस्सा मेष राशि से कर्क राशि तक, दूसरा सिंह राशि से स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि तक, फिर तीसरा सेजिटेरियस यानी कि 9 नंबर राशि से 12वीं राशि। ये 3 हिस्से हैं। ये फैक्टर समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। फिर गणनांक मतलब क्या, मूल नक्षत्र में, मतलब जिसको जिसको चालू हम भाषा में मूल, मूल हाँ, में जन्म ले बोलते हैं। जिसको हम कहते हैं ना मूल में जन्म हो गया। और 27 दिन का पूजा होता है। 27 दिन का पूजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये 27 नक्षत्र हैं। कुछ भाषाओं में कहते हैं कि 27वां में जन्म हो गया, हाँ 27 दिन। है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि ये 27 दिन की पूजा इसलिए होती है, 27 कुओं का पानी लाओ, ये करो वो करो, इतनी सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। अब व्यक्ति को पूजा करा के उनकी एनर्जी को ऐड करना है। वो ऐड नहीं होगी तो वो व्यक्ति पिछले जन्म की एनर्जी से कटा कटा सा फील करेगा, आपको कुछ फील नहीं होगा।
जीवंत चेतना को कुछ फील नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में जो अवचेतन में जो चेतना है, जहां पर सारे डेटा रिकॉर्ड किए गए हैं प्रकृति के द्वारा, वहां पर कुछ लिंक मिसिंग मिसिंग हो जाती है। और उस मिसिंगनेस के कारण व्यक्ति है ना, वो फील करता है कि मेरा मेरा कोई पर्टिकुलर ट्रैक ही नहीं है लाइफ। इसीलिए कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीता है। और भी बहुत सारी चीजें उससे होती समझ में आ गया। हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन, बीच वाले प्लेट को मैंने क्यों छोड़ा था ये बताता हूँ। यहाँ पर नक्षत्र, अब देखिए अश्विनी नक्षत्र का एक लॉर्ड माना जाएगा, हर नक्षत्र का एक लॉर्ड माना जाता है। तो नक्षत्र का लॉर्ड कौन बनेगा? अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड बनेगा वो केतु, भरणी का वीनस, कृतिका का सन, फिर रोहिणी का चंद्रमा, मृगशिरा का मंगल, आर्द्रा का राहु। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप ये लॉर्ड देखेंगे तो इनका सीक्वेंस वही है जो आपकी दशा का सीक्वेंस होता है। यानी कि हर बार केतु की दशा के बाद शुक्र की दशा आएगी, क्योंकि हमारी दशा नक्षत्रों पर बेस्ड होती है। हर बार बुध के बाद शनि की दशा आएगी। ठीक है, तो राहु, यहाँ पर जुपिटर, फिर शनि, फिर यहाँ पर बुध, फिर यहाँ पर केतु। सॉरी, बुध के बाद केतु की दशा आती है, शनि के बाद बुध की आती है। और इन दशाओं का अपना अपना पैटर्न होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लॉर्डशिप दी गई दिया है। और मैं बता देता हूं कि इस लॉर्डशिप को विंशोत्तरी दशा के हिसाब से लॉर्डशिप माना जाएगा। ठीक है, कि किसी भी नक्षत्र की लॉर्डशिप विंशोत्तरी दशा के अनुसार हम मान रहे हैं फिलहाल। और दशाएं लेंगे तो लॉर्डशिप बदल जाएगी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। आप सभी लोगों को मैंने राशियां बताई। राशियों की भी अपनी लॉर्डशिप होती है, हर राशि का एक मालिक होता है, यानी कि उसका एक घर होना चाहिए ना। उसका एक घर कौन सा होगा, वो सब चीज हम देखेंगे आगे अगली क्लास में। फिलहाल आपको लॉर्डशिप बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एरीज का जो लॉर्डशिप आएगी वो मंगल के पास आएगी, मंगल ग्रह के पास एरीज की लॉर्डशिप आएगी। यानी वो एरीज को ओन करता है। क्यों ऑन करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एरीज और मंगल की राशि एक जैसी है। मैंने क्या कहा, आपको उदाहरण दिया ना, कि जब हम कहते हैं ये व्यक्ति तुला राशि का है, तो इसका मतलब कि तुला राशि और इस व्यक्ति की एनर्जी में कहीं ना कहीं कोई मैच हो रहा है, तब हम ये कहते हैं। इसी प्रकार से राशियों की भी एनर्जी प्लेनेट की एनर्जी के साथ मैच में होती है, तो हम उसको लॉर्डशिप दे देते हैं। तो एरीज की एनर्जी को मंगल लॉर्ड हम बोलेंगे, टॉरस की एनर्जी के लॉर्ड को हम शुक्र बोलेंगे। वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र होता है। मिथुन राशि जेमिनी का लॉर्ड बुध होगा। कैंसर यानी कि कर्क का चंद्रमा, लियो यानी कि सिंह का सूर्य, वर्गो यानी कि 6 नंबर साइन कन्या राशि का बुध होगा। यानी कि बुध के लिए जैमिनी और वर्गो, मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों की लॉर्डशिप जैमिनी के पास बुध के पास आएगी। लिब्रा यानी कि तुला राशि की लॉर्डशिप शुक्र के पास आती है, तो शुक्र के पास दो लॉर्डशिप हो गई, टॉरस और लिब्रा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की लॉर्डशिप आएगी मंगल के पास। अब मंगल के पास दो लॉर्डशिप हो गई, एरीज और स्कॉर्पियो दो। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि बृहस्पति, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि शनि, एक्वेरियस कुंभ राशि फिर से शनि, और पाइसिस बृहस्पति मीन राशि। आप देखेंगे कि हर प्लेनेट को दो दो राशियों की लॉर्डशिप दी गई है, सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक। सूर्य के लिए सिंह राशि और चंद्रमा के लिए कर्क राशि। ये लॉर्डशिप भी हमें याद रखनी है हमेशा।
चलिए अब कुछ और चीजें आपको दिखाता हूँ। देखिए 12 राशियां जो हमने पढ़ा, उन राशियों के ये हिस्से हैं। एरीज 0 से 30 डिग्री एरीज का होता है आसमान में। टॉरस 31 से 60 डिग्री। जेमिनी 61 से 90। कैंसर 91 से 120। लियो 121 से 150। वर्गो 151 से 180। लिब्रा 181 से 210। स्कॉर्पियो 211 से 240। सेजिटेरियस 241 से 270। कैप्रिकॉन 271 से 300। एक्वेरियस 301 से 330। पाइसिस 331 से 360। 0 से लेकर 360 डिग्री तक अब पहुंच गए। और यहाँ पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री से कितने डिग्री तक कौन सी राशि ओन कर रही है आसमान। अब जब हम कुंडली बनाते हैं तो हमारे पास जो नॉर्थ इंडियन कुंडली बनती है वो ऐसी बनती है, ठीक है। साउथ इंडियन कैसी बनती है वो सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है, इसमें देखिए किस प्रकार से होता है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है सबको। हमेशा जब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर हाउस की कुंडली में, यहां से शुरुआत होगी। इसको हम कहते हैं एसेंडेंट, यानी कि पहला भाव, पहला घर। यहाँ मैंने 1 नंबर लिखा है, ये पहला घर हो गया। और यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, ये दूसरा घर हो गया। 2 नंबर जहां मैंने लिखा है, ये तीसरा घर हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ हाउसेस की, राशियां नहीं है अभी, सिर्फ हाउसेस। अब इसके बाद 4 नंबर हाउस यहाँ पर आएगा। 5th नंबर हाउस यहाँ पर आएगा। 6th नंबर हाउस यहाँ आएगा। 7 नंबर हाउस यानी कि 7वां भाव यहाँ पर आएगा। पहला भाव और 7वां भाव हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ध्यान रखना। फिर 8वां भाव इधर आएगा। 9, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव। यानी कि हमारे कुंडली में 12 भाव, 12 घर होते हैं। इन 12 घरों में ही प्लैनेट्स की मूवमेंट होगी। ग्रह जो है इन्हीं 12 घरों में यात्रा करते हैं। और इन्हीं 12 घरों में राशियों की भी यात्रा होती है, ठीक है। इसको हटाता हूं एक बार। अब मान लीजिए कि चौथा नंबर भाव है ये, 4 नंबर भाव है ये, अभी भाव है। अब मैं यहां पर अगर 10 नंबर लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? कैप्रिकॉन। 10 नंबर का मतलब राशियों में जाकर देखो। कीर्ति मैम आप बताओ। कैप्रिकॉन हो। कीर्ति मैम अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। 10 नंबर के लिए कौन सी राशि थी? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। हाँ। तो जब 10 नंबर लिखा हुआ मिलेगा इस स्थान को कहेंगे चौथे भाव में कैप्रिकॉन राशि आ रही है। जो मैंने 4 नंबर लिखा है वो भावों के लिए लिखा है। जो 10 नंबर डाला मैंने, तो हम पूरा। कहेंगे चौथे भाव में 10 नंबर राशि है। ठीक तो सर। ऐसी स्थिति में लग्न में कौन सी राशि आएगी? सर आपकी आवाज मैम मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी स्थिति में लग्न में कौन सी राशि आएगी? नहीं समझी। सीरीज। 7। 7 नंबर आएगी ना। लिब्रा। लग्न में 7 नंबर आ जाएगा। कीर्ति मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। लग्न में 7 नंबर आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 10 नंबर आ रहा है तो फिर यहाँ 11 हाँ। आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और उसके बाद यहाँ 2 आएगा, 3, 4, 6, 5, 6, 7। जी सर समझ गई है। 7। ठीक है।
सर। कुछ भी ना समझ आए तो मुझे तुरंत बोलिए। हाँ सर, अब समझ गई। ठीक है, ये हो गया हमारे हाउसेस और राशि किस प्रकार से हम देखते हैं वो। अब ये साउथ इंडियन चार्ट है। इसमें क्या होता है, इसके पहले हमने देखा कि भाव फिक्स हैं और राशियां मूव कर सकती हैं। नॉर्थ इंडियन वाले में भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, यानी कि एसेंडेंट, यानी कि पहला भाव हमेशा वहीं पर मौजूद हो, उसमें राशियां बदलती रहेंगी नंबरों के आधार पर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें राशियां फिक्स होती है, यानी कि ये 12 हिस्से बनाए गए हैं चौकोर चौकोर। ये पहला हिस्सा, दो, तीन, चार, और इसमें क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और इसमें राशियां हमेशा सेम होगी, यानी कि यहाँ पर हमेशा एरीज राशि ही आएगी, यहाँ पर हमेशा टॉरस राशि ही होगी, यहाँ पर जेमिनी ही होगी। तो कोई प्लेनेट अगर यहाँ बैठा है तो हम कहेंगे वो जेमिनी राशि है। लेकिन हाउस कैसे पहचानेंगे? हाउस की पहचान के लिए हमें एसेंडेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसमें। और मैं बताता हूँ, इसमें हमें क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना था। और एसेंडेंट की पहचान के लिए यहाँ पर दो तीन रास्ते होते हैं, या तो कहीं पर एएस लिखा मिलेगा आपको। देखिए मैंने लियो में एएस लिख दिया, तो ये एएस हो गया। अब इस कुंडली का जो लग्न है वो लियो नंबर यानी कि 5 नंबर राशि से स्टार्ट हो रहा है। कहीं पर आपको दो लाइनें ऐसे ऐसे मिल जाएगी, यानी कि कोई इंडिकेशन होगा जो ये बताएगा कि एसेंडेंट है। अब ये इंडिकेशन मिल गया, ये पहला भाव हो गया। तो जब हमने देख लिया कि ये पहला भाव है तो हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे। पहले भाव में लियो नंबर, लियो राशि, 5 नंबर सिंह राशि। दूसरा भाव यहाँ वर्गो, तीसरा यहाँ लिब्रा, चौथा स्कॉर्पियो, पांचवा सेजिटेरियस, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमें 12 भाव मिल गए और 12 राशियां यहाँ पर फिक्स तो दी हुई है ही। इस प्रकार से इसको हम देखेंगे। मैं इसकी प्रैक्टिस वगैरह सब कराऊंगा, हम इस पूरे कोर्स में प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। एक एक व्यक्ति से मैं बात करूंगा, एक एक व्यक्ति की प्रोग्रेस देखूंगा। ऐसे नहीं होगा कि बस पढ़ाया और चल दिया। ठीक है, ये साउथ इंडियन चार्ट इस प्रकार से काम करता है। यहाँ देखिए मैंने चार्ट दे दिया है और बता दिया है कि लग्न ये होता है। अब देखिए यहाँ पर लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर उंगली दिखाई जा रही है वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर कौन सी राशि होती है? जो नए लोग हैं वो बताइए, जिनको एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी। कैंसर। 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 तो यहाँ पर लग्न में कैंसर राशि आएगी। इस व्यक्ति का, जिसकी ये कुंडली है, उसका लग्न कैंसर कहा जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा है ना कि हम बोलते हैं राशि कौन सी है, व्यक्ति की राशि कौन सी है, हम कहते हैं ना। तो राशियों की पहचान कैसे होती है? कुंडली में हमें चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि में है, उससे पता चलेगा उस व्यक्ति की राशि क्या है। इस कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि में? चंद्रमा है ही नहीं इस कुंडली में। नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं पूछता हूँ किसी से भी कि बुध कौन सी राशि में है इस कुंडली में? बुध सेकंड में है। सेकंड लियो में है सर। सेकंड में लियो आ रहा है। जी। तो सेकंड भाव और राशि कौन सी हो गई? सिंह राशि, लियो यानी सिंह। समझ आ रहा है कीर्ति मैम? नहीं सर, नहीं समझ आया। ठीक है, नहीं समझ आया तो आपको बोलना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूँ बुध, तो बुध कहाँ है? आपको ये तो पता चल गया ना बुध कहाँ है, ME यानी मर्क्यूरी। मरकरी, हाँ। यहाँ पर भाव कौन सा बनेगा? हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना था, फर्स्ट से सेकंड की तरफ हम गए, हाँ, सेकंड से थर्ड की तरफ जाएंगे। तो मर्क्यूरी यानी कि बुध दूसरे भाव में, दूसरे भाव में। और यहाँ पर राशि कौन सी बनी हुई है? 5 नंबर लिखा 5 है, 5 नंबर। नंबर राशि देख ली। 5 नंबर लियो। लियो यानी कि सिंह राशि में बुध बैठा है दूसरे भाव में। अच्छा, ऐसे आप देखें। समझ आप समझ आए सर। इसी प्रकार से आप कुंडली खोल लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे ठीक। बताइए कि शुक्र कौन से भाव में बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है? 12th भाव है और राशि राशि इनको देख लेने दीजिए। जेमिनी। बुध की है। बुध का है। जेमिनी।
शुक्र को हम वीनस बोलते हैं। हाँ वीनस कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है ना वीनस। हाँ 3 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 10th। नहीं 10th नहीं होगा, ये 12th होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 12 नंबर हाउस हो गया। और 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब 3 राशि नंबर जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हिंदी में भी नाम लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं ठीक होगा। ठीक है सर। तो जेमिनी राशि में 12वें भाव में मौजूद। ओके ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, ये लॉर्डशिप मैंने बता दी है। मेष राशि एरीज को लॉर्ड, एरीज नाम है इसका दूसरा। ये यहाँ पर एरीज का साइन है। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ साइन दिखेंगे, नाम नहीं दिखेगा। सिंह राशि का लियो, और ये सिंह राशि का साइन है। और इसका लॉर्ड कौन है? सूर्य। एरीज का लॉर्ड कौन है? मार्स। कितनी डिग्री तक एरीज होती है? 0 to 30। सिंह राशि कितनी डिग्री होती है? 121 से लेकर 150 तक। और एक एक पर्टिकुलर राशि सिर्फ 30-30 डिग्री की ही होती है, ये हमें समझना। जब हम 360 डिग्री कंसीडर करेंगे ना, तो हम 0 से काउंट करेंगे और 360 तक जाएंगे। राधा मैम, आपको सब समझ आ रहा है? आप भी न्यू है। सर ये तो पूरा ज्योमेट्री है। हाँ, ज्योमेट्री है। आप इसको एस्ट्रोनॉमी बोल लीजिए, ज्योमेट्री बोल लीजिए, वो सब कुछ है। ठीक है। इस प्रकार से हम ये टेबल ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए होता क्या है, हर ग्रहों की दृष्टि होती है। आज के लिए इतना सा आप याद रख लीजिए, फिर ये दृष्टियां कैसे काम करती है, क्या होती है, वो हम बात करेंगे आगे। तो दृष्टियों का ये टेबल है। फिलहाल हम दृष्टियों पे बात नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। फिलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। जब ग्रह किसी राशि में बैठा होता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब ग्रह किसी राशि में बैठा होता है, तो वो बाकी ग्रहों पर भी अपनी दृष्टि और इफेक्ट डाल रहा होता है ना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। सिर्फ पृथ्वी पर ही इफेक्ट नहीं पहुंचते, हर जगह इफेक्ट पहुंच रहे। तो उस ग्रह के इफेक्ट डालने का एक स्थान होता है। जैसे कोई ग्रह है जो सिर्फ एक ही दृष्टि है, जिसके सामने देखता है। कोई ग्रह जिसकी 3 दृष्टि है, वो 3 स्थानों पर देखता है। तो पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस भाव से किस स्थान पर वो ग्रह देख रहा है। जहां जहां वो देखेगा वहां वहां इफेक्ट डालेगा। जहां बैठा है वहीं नहीं, जहां देख रहा है वहां भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास से सिर्फ वही व्यक्ति आ पाएंगे जिन्होंने कोर्स में इनरोल किया है। और लिंक आपको दूसरी दी जाएगी नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा। और इस क्लास में आपको कोई फीडबैक देना हो, अगर कोई आपको क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फिर हम वाइंड अप करेंगे। यस सृष्टि में। सर लाइक वी से दैट देयर इज नो एनर्जी जो 100% पॉजिटिव हो या 100% नेगेटिव हो। तो गंधांत जो है ये क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है? यस, हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसकी एनर्जी कटी हुई एनर्जी हो गई। कटी हुई एनर्जी हो गई ना, यहाँ पर एनर्जी काट रही है एक दूसरे को। काटना हम हमेशा निगेटिव ही मानते हैं। काटने को हम हमेशा निगेटिव मानते तो ठीक है सर, मतलब जैसे एसेंडेंट अगर गंधांत में है तो समझ आ रहा है कि पर्सन जो है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बट अगर कोई और प्लैनेट हो जो गंधांत में प्लेस्ड हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा? हैं। उसी प्रकार से इफेक्ट होता है। गंडांत में आया हुआ प्लेनेट, गंडांत में आया हुआ लग्न नक्षत्र, ये सब क्या होता है, इसी के थ्रू, चूंकि वहां एनर्जी कट रही है ना, तो वहां पर निगेटिव इफेक्ट ज्यादा दिखाई देने लगता है। इसीलिए गंडांत में आया हुआ कोई प्लेनेट भी जो है ना, वो दिक्कत देने लगता है। आप देखिए, मैं आपको एक नॉर्मल सा बताता हूँ एग्जाम्पल। हालांकि हम इसका यूज सिर्फ लग्न और चंद्रमा के लिए करते हैं, बाकी और प्लेनेट के लिए मोटे तौर पे इसका यूज नहीं होता है। पूजा पाठ जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि गंडांत में व्यक्ति का जन्म हुआ है। जब हम बात करते हैं जन्म की, तो हम जन्म का लग्न लेते हैं या नक्षत्र लेते
है ना। अब लग्न क्या होता है वो सब मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो इसके अलावा और भी तो प्लेनेट हैं, वो जब उस एनर्जी से गुजरेंगे तो क्या असर होगा? बिल्कुल असर होगा। वो जब उस एनर्जी से गुजरेंगे तो वहां पर भी निगेटिव एनर्जी के फ्लेवर को वो एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और आप देख लीजिए, एक चार्ट बनाइए, किसी भी कुंडली में जब कैंसर के लास्ट पॉइंट पर, लास्ट डिग्री पर कोई ग्रह होगा ना, और उस ग्रह को उसके जीवन के कारकत्वों से मैच कराइए, उस ग्रह का जो कारकत्व है और व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह के कारकत्व को आप मैच कराइए, आपको पता चलेगा कि कुछ निगेटिविटी है, वो निगेटिव ढंग से रिजल्ट दे रहा है या अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, पता चल जाएगा। तो सर जैसे प्लैनेट गणनांक में प्लेस्ड है बट पर्सन का जो मून है वो अच्छा है, हाँ तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो उसका इफेक्ट तो नहीं होगा ज्यादा? इफेक्ट होगा, इफेक्ट होता है हमेशा। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बारिश हो रही है, हम्म, बारिश हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास छाता है, तो वो भीगेगा नहीं ना। लग्न और चंद्रमा इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सूर्य भी बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब ये चीजें स्ट्रांग होती है तो व्यक्ति का जो सेल्फ है ना, सेल्फ, जिसे व्यक्ति सेल्फ कहता है, मैं, वो मजबूत हो जाता है। फिर व्यक्ति उन चीजों को झेल पाने में समर्थ हो जाता है। सारा फैक्टर क्या है? सारा फैक्टर यही है कि व्यक्ति में क्षमता कितनी है निगेटिव को झेल पाने की और पॉजिटिव को सामर्थ्य से संभाल लेने की। कई बार लोग पॉजिटिव भी तो नहीं संभाल पाते ना, पॉजिटिव के कारण भी निगेटिव में चले जाते। तो पॉजिटिव को संभालने के लिए भी व्यक्ति में दम होना चाहिए और निगेटिव से लड़ने के लिए भी व्यक्ति में दम होना चाहिए। उस दम के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो व्यक्ति का मन, चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि मन, सूर्य यानी कि उसका तेज, उसकी आत्मा, और लग्न यानी कि उसका शरीर। इन सब चीजों में जब सामर्थ्य होता है तो वो उन चीजों को झेल पाता है और उससे एक नया रास्ता निकालता है। समस्याएं तो जीवन में रहेंगी, किसके जीवन में समस्या नहीं थी? राम और कृष्ण के जीवन में भी समस्या थी, लेकिन वो इतने अपने आप में पर्टिकुलर थे, इतने दृढ़ थे, इतना निश्चय और विजन उनका इतना अच्छा था कि उन्होंने उन सारी चीजों को लड़ते हुए उन सारी समस्याओं को अपॉर्चुनिटी बना दिया। अगर राम वनवास नहीं गए होते तो हम राम को जानते नहीं ना, तो हम कहते हैं समस्या थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बन गई। तो व्यक्ति समस्याओं को अपॉर्चुनिटी तब बनाता है जब उसके सूर्य, चंद्रमा और लग्न में बहुत तेज होता है, बहुत दम होता है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर किसी भी ग्रह, सारे ग्रहों का राजा मैंने बोला ना सूर्य होता है, अगर आप सिर्फ अपने सूर्य को मजबूत कर लेना तो सारे ग्रह अपने हिसाब से पॉजिटिवली रिजल्ट देने लगते। हाँ। तो सर एक्चुअली मेरा डाउट ये है, जैसे आपने बोला कि अगर गणनांक में लग्न है तो उसका लास्ट बर्थ से कनेक्शन नहीं बन पाता है, मतलब गाइडिंग फोर्स नहीं मिलती है, ऐसा कुछ ना? तो सर गाइडिंग अगर मान लीजिए किसी पर्सन का मतलब उसका जो पास्ट कर्मा है वो नेगेटिव ज्यादा है, आई मीन नहीं, फिक्स कर्मा ज्यादा। पास्ट कर्म से इसका कोई संबंध, पास्ट कर्म को आप जज मत कीजिए। पास्ट कर्म से संबंध क्या है? इतना ही संबंध है कि ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति एक जीवन में जो जीवन जी रहा है, उसने जो भी कर्म किए हैं, उस सारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं तो रिटर्न में लिखा जाएगा ना। हालांकि लिखने में लिखा नहीं जाता, लेकिन कहीं लिखा जाएगा। और जब आगे व्यक्ति जन्म लेगा तो उसका हिसाब होगा, है ना। अब ऐसा समझिए कि उस किताब का एक पन्ना फाड़ दूं मैं, या मैं किताब ही छुपा दूं, या फिर जो एनर्जी है जो उस किताब को रीड करके, उस बुक को रीड करके व्यक्ति को फल देगी, उस एनर्जी का उस बुक के साथ कनेक्शन सही नहीं बन पा रहा, तो या तो वो गलत रिजल्ट देने लगेगी या फिर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देने लगेगी। ये इसलिए बताया जाता है, ये फॉर्मूला इसलिए बताया गया है क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ऐसा जन्म होता है तो व्यक्ति को निगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं उसने निगेटिव किया, तभी तो निगेटिव आया ना। बिना निगेटिव किए तो निगेटिव आएगा नहीं। लेकिन वैसी स्थिति जो यहाँ पर बन रही है उसमें जो प्रकृति है ना, जो रिजल्ट आने वाला है इस जन्म में, जो उस कर्मों के हिसाब से सिचुएशन बनेगी, वो सिचुएशन तो बन जाएगी, लेकिन जो चेतना है जहां पर रिकॉर्ड रखे गए हैं उसका कनेक्शन हायर चेतना से टूटा हुआ सा फील होता है। ऐसा समझ लीजिए कि उस जो लिखी गई नोटबुक है ना, उसको रीड करना मुश्किल हो रहा है, तो उस व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, दुर्भाग्यशाली जीवन जीता है वो। ऋषियों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण जीवन होता है, लेकिन हम चूंकि इंसान है और लॉजिक निकालने में माहिर है, तो हम ऐसा लॉजिक निकाला गया कि चूंकि कर्मों का जो सीक्वेंस है, कर्मों के फल का जो सीक्वेंस है, वहां पर एनर्जी के टूटने के कारण वहां पर ब्रेक आता है,
इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो जन्म लेगा उसका कोई पीछे का कर्म ही नहीं, ब्रेक हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं, ब्रेक हो गया तो वो भूल भुलैया में फंस जाएगा। और ये समझ, कितने डिग्री तक होता है? हाँ वो सब हम बात करेंगे आगे, ये ठीक सब ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का?